हाँ बा बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसे शॉर्ट में हम लोग KTG बोलते हैं। तो अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर के बाद हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर है, मैक्सिमम 3 से 4 क्लास में ख़त्म हो जाता है अगर वो क्लासेस 1.5 घंटे का हो, बट अभी छोटे छोटे वीडियोज होंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके पहले कुछ अजम्पशंस पढ़ने होते हैं। इसमें कुछ अजम्पशंस कंसिडर करे गए हैं और वो जो भी अजम्पशंस होंगे उन्हीं के आधार पे हम लोग आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा एंड जो भी डेरिवेशन होगा वो प्रोसीड करेंगे। तो इसलिए अजम्पशंस पहले पढ़ना होगा, बट अजम्पशंस हम लोग कुछ देर बाद पढ़ लेंगे। अभी पहले कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन और कुछ और भी इक्वेशन होंगे जो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, जो कि फैमिलियर है हम लोग। तो यहाँ ध्यान दें, अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये आपने पढ़ा होगा PV इक्वल्स टू nRT। आप लोग को याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो इसे याद रखना है। PV इक्वल्स टू nRT, इस इक्वेशन को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अगर हम लोग ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। एंड ध्यान रखें, इस इक्वेशन में जो P देख रहे हैं, दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस। जैसे मान लो किसी कंटेनर में गैस भरे हुए हैं एंड उस गैस का जो भी उस कंटेनर में भरे हुए हैं उसमें कुछ प्रेशर होगा, तो दैट प्रेशर इज P। उस कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा, दैट इज V। उस कंटेनर में जो भी गैस हैं उसके कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो दिस N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स। R, दिस R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। एंड यहाँ पे एक T है, दिस T इज टेम्परेचर एंड बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा वो हम लोग केल्विन में पुट करेंगे। एंड ये भी थोड़ा डिपेंड करता है कि बाकी डेटा किस यूनिट में है, उसके आधार पे भी T का यूनिट हम लोग डिसाइड करते हैं, बट जनरली हम लोग केल्विन में पुट करते हैं। अगर हम लोग इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने की बात करें तो देखें, हमारे पास है PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल्स टू n, हमने क्या करा, एक टर्म Na से मल्टीप्लाई करा। दिस Na इज एक्चुअली एवोगाड्रो नंबर, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर हमने Na से मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो यहां से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बैलेंस रह जाएगा एंड इनटू T। तो यहां से ये जो टर्म है, दिस टर्म N इंटू Na, ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब क्या, एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं दैट इज एवोगाड्रो नंबर। तो यहां पे कह सकते हैं कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं और टोटल इतने मोल हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू, इस टर्म को N इंटू Na को हमने रिप्लेस करा कैपिटल N से, विच रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनटू ये जो टर्म देख रहे हैं R/Na, दिस इज डिफाइंड एज Kb, known as Boltzmann's constant, and this is T। तो हमारे पास यहां से एक और इक्वेशन मिला, PV इक्वल्स टू NKT।
दिस के बी सिंपली, इस के बी को सिंपली हम लोग के भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि के बी ही लिखा जाए, के भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन मिला, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एंड यहां जो आप n देख रहे हैं, दिस n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग इस केबी की बात करें, एंड केबी, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमान्स कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। और यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में जो हमने Na मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा था, दिस Na इज एवोगाड्रोस नंबर। तो ये हम लोग दो इक्वेशन मिला, एक तो ये ऑलरेडी हमने लिखा पीवी इक्वल टू एनआरटी विच इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैस इक्वेशन, एंड दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एन के बी या फिर सिंपली के और इंटू टी। अगर हम लोग इसके बाद और भी बात करें, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एन के टी पे, जैसे कि देखते हैं, इसे आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन लिखें, हाँ बाबू लोग, सब लोग ध्यान से क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच क्यूबिक मीटर of gas. Calculate the number of molecules in each cubic meter of a gas at 1 atm and 27 degrees Celsius. Each cubic meter of a gas at 1 atm and 27 degrees Celsius. क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, जिसमें प्रेशर दे रखा है एंड टेम्परेचर दे रखा है एंड वॉल्यूम दे रखा है, क्यूबिक मीटर शायद दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। हाँ, ईच क्यूबिक मीटर है। तो यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड कैपिटल एन। हमने अभी इक्वेशन डिराइव करा था पीवी इक्वल्स टू एन के टी। तो यहाँ से वी हैव टू फाइंड कैपिटल एन, तो एन इज रिटन एज पीवी बाई के टी। प्रेशर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 atm। 1 atm आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, जनरली होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। अप्रोक्सीमेटली उसे 1 लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर को 1 atm, दैट इज अगर अप्रोक्स में बात करें तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड वॉल्यूम इच क्यूबिक मीटर बोला है, तो एसआई यूनिट में हमने इसे पुट करा है, तो इसे भी एसआई यूनिट में अगर बात करें तो 1 होगा, 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई के का वैल्यू हमने पढ़ा था 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 एंड इंटू टी।
टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में है। हम यहाँ पे जो भी डेटा है वो SI यूनिट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में पुट करेंगे, मतलब केल्विन में पुट करेंगे। तो 27 डिग्री सेल्सियस, अगर उसमें 273 ऐड करते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। तो कितना मिलेगा हमें, 300 केल्विन। यहाँ पे इसे अगर सॉल्व करा जाए, इसे सॉल्व करके कुछ तो मिलेगा ही, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगा वो होगा अप्रॉक्स 2.4 इंटू 10⁻25। इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इतना अप्रॉक्स में आएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा, मॉलिक्यूल्स जो होगा, वो इतना के करीब होगा। इसी तरह से हम लोग और भी अगर फैमिलियर इक्वेशन की बात करें, वो भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV = NKT, जिसको आप अनदर फॉर्म बोल सकते हैं। तो ध्यान दें, PV = nRT। क्या इसे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, क्या इसे लिख सकते हैं टोटल मास बाई मोलर मास इंटू R इंटू T। दिस इज टोटल मास एंड दिस इज मोलर मास। एंड यहां से लिखा जा सकता है, इस m को अगर हम लोग LHS में कर लेते हैं तो PM = RHS में हो जाएगा MT, और इस V को अगर डिवाइड में ले जाएं तो V और M2 में है R। इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज द टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा PM = ρRT। इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो यूजफुल। ये जो भी फॉर्मूले है ये हम लोगों को डिपेंड इस बात पे करता है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है, उसके आधार पर हम लोग अलग अलग क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखें। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले, PV = nRT एंड PV = NKT, और एक हो गया PM = ρRT। दिस इज द डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये कुछ फैमिलियर इक्वेशन थे जो कि आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ के बाद चलते हैं, कुछ जो बात कर रहा था हमने शुरुआत में, कुछ अजम्पशंस पढ़ने पड़ते हैं। आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है, उसमें जो भी डेरिवेशन आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, उसमें हमें अजम्पशंस का जरूरत पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी जब पढ़े थे तो वहाँ पे हमने कुछ अजम्पशन करा था आइडियल फ्लूइड के लिए। वहाँ हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़े थे। यहाँ भी जो हम लोग स्टडी करेंगे वो आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान होगा, वहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग कुछ अजम्पशन में माने थे हम लोग कि जैसे इनकॉम्प्रेसिबल होता है। रियलिटी में वो इनकॉम्प्रेसिबल नहीं होता, बट हम लोग मान के चलते हैं कि वो इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस है। तो इस तरह से हमने कुछ अजम्पशन करा था। उसी तरह से यहाँ भी कुछ अजम्पशंस होंगे, 7-8 कुछ अजम्पशंस हैं। तो जैसे कि एजम्पशंस में ये हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हम लोग जिस रूम में बैठे हुए हैं अभी, उस रूम में गैस तो होगा ही, ऑक्सीजन होगा ही, हवा होगा ही। कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे एजम्पशंस में ये करते हैं कि जैसे जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा नहीं कि इस रूम में 2-4 मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। तो पहला तो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग उस पार्टिकल को स्फेरिकल एज्यूम करते हैं, स्फेरिकल, और इलास्टिक पार्टिकल एज्यूम करते हैं। मतलब अगर कोलिजन होता है तो जो भी 2 पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे या फिर दीवार के साथ कोलिजन होगा, तो वो सारे कोलिजन को हम लोग ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन लेकर के चलेंगे। मतलब कोलिजन के पहले का एनर्जी एंड कोलिजन के बाद का एनर्जी क्या रहेगा, सेम। एक बात और ध्यान रखते हैं कि जो भी हम लोग मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स यहाँ एज्यूम करते हैं गैस का, वो न्यूट्रल एज्यूम करते हैं, उस पर कोई चार्ज हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं।
इसी तरह से और भी एजम्पशंस होते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एजम्पशंस बारी बारी से लिखते चलते हैं और उसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो आप एक हेडिंग बना लें, एजम्पशंस ऑफ KTG, एजम्पशंस ऑफ KTG एक हेडिंग बना लें। और एक बात ध्यान रखें कि जो भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए एजम्पशंस पढ़ेंगे वो एक्चुअली आइडियल गैस के लिए एजम्पशंस होगा। हम लोग यहाँ जिस गैस के बारे में पढ़ेंगे वो एक्चुअली आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए जो भी एजम्पशंस होंगे वो आइडियल गैस के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो पहला में आप नोट्स बनाते हुए लिखें, फर्स्ट एजम्पशन। हाँ बाबू लोग नोट्स बनाते हुए लिखते जाएं। पहला एजम्पशन लिखिए, अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल, a gas consists of a large number of identical comma teeny comma spherical comma neutral and elastic particles called molecules। फिर से सुन लें, a gas consists of a large number of identical comma teeny TINY teeny comma spherical comma neutral and elastic particles called molecules। ये फर्स्ट एजम्पशन है जो कि हमने समझा रखा है। सेकंड एजम्पशन लिखें, सेकंड में लिखें, in a gas comma molecules are moving in all possible directions, molecules are moving in all possible directions with all possible speeds in accordance 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 with Maxwell's distribution law, with Maxwell's, ध्यान दें बोर्ड पे, with Maxwell's distribution law। हो गया। इस अजम्पशन में ये बोला गया है, पहली बात तो ये समझे, ये जो आप देख रहे हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी बोला क्या गया है वो समझे। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंटेनर में या जहां भी, तो वो कंटिन्यूअस मोशन, ये रैंडम मोशन में होते हैं एंड किसी भी डायरेक्शन में वो कभी भी मूव कर सकते हैं। मतलब कब कहाँ वो मूव करेगा उसका कोई आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल रैंडम मोशन में होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, साथ ही साथ किसी भी स्पीड, कोई भी रेंज का स्पीड हो सकता है उसके पास। इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस मॉलिक्यूल्स, उसका स्पीड 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो ये इस एजम्पशन में बोला गया है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखें, थर्ड एजम्पशन, द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर, द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर और ऑन द वॉल्स, the molecules exert no force on each other or on the walls of the container except except during collision। क्वेश्चन ने बोला, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, बोर्ड पे ध्यान दें, अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। किसी भी एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो पहली बात तो यह है कि वो रैंडम मोशन में होगा, वो रैंडम मोशन में होगा, वो कहीं भी जा सकता है।
एंड ये बोला गया थर्ड अजम्पशन में कि अगर कोई किसी भी दो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो आपने कभी सुना होगा कि मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग तभी फोर्स कंसिडर करेंगे जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, या फिर तब एज्यूम करेंगे फोर्स जब कोई एक मॉलिक्यूल दीवार के साथ कोलाइड करेगा। मतलब जब कॉलिजन होगा तभी फोर्स हम लोग एज्यूम करेंगे कि हाँ दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स एक्ट हो रहा है, दीवार और मॉलिक्यूल के बीच फोर्स एक्ट हो रहा है। बट कॉलिजन के पहले या फिर कॉलिजन के बाद हम लोग कोई फोर्स मॉलिक्यूल पे एज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट असम्पशन लिखें, the molecules obey Newton's laws of motion. The molecules obey, O-B-E-Y, the molecules obey Newton's laws of motion. ध्यान रखें, ये जो मॉलिक्यूल्स होता है जब कोलाइड करता है एक दूसरे पे फोर्स लगाता है कोलिजन रेट में, तो न्यूटन्स लॉ को फॉलो जरूर करता है। नेक्स्ट असम्पशन लिखें, in the continuous process of random motion, in the continuous process of random motion, comma, the particles spend negligible time. The particles spend, S-P-E-N-D, the particles spend negligible time during collision, negligible time during collisions as compared to the time spent in free motion, compared to the time spent in free motion. इसमें देखें क्या बोला गया है। जैसे अभी हमने बात करा कि अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करता है और इसके साथ मान लो ये इसके साथ कोलाइड करके यहां भाग गया सपोज, यहां पे ध्यान से समझिए, ये मॉलिक्यूल जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो सेकंड मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन किया और उसके बाद मान लो किसी थर्ड मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन किया। तो पहली बात तो ये है, जैसे एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, फर्स्ट पार्टिकल का यहाँ पे कोलिजन हुआ और उसके बाद यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये मोशन हुआ इस पार्टिकल का, दैट मोशन इज नोन एज फ्री मोशन। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब ये कोलिजन हुआ होगा यहाँ पे, तो वहां पे जो टाइम लगा होगा, कोलिजन टाइम जो रहा होगा, that collision time is very very small as compared to the time taken by the free motion। मतलब यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा होगा उस टाइम के कंपैरिजन में कोलिजन टाइम नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही छोटा टाइम रहा होगा। ये हम लोगों ने कोलिजन में भी पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में कि कोलिजन टाइम वेरी वेरी स्मॉल होता है। नेक्स्ट अजम्पशन में देखें, नेक्स्ट assumption that is seventh assumption, इसमें लिखें neglect the effect of gravity, neglect the effect of gravity on the motion of gas particles, on the motion of gas particles, neglect the effect of gravity on the motion of gas particles, full stop। इसमें बोला गया है, कैसे यहाँ ध्यान दें, अगर ये पार्टिकल यहां से यहां गया और तब जाके कोलिजन हुआ, तो अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी का जो इफेक्ट होगा मॉलिक्यूल्स पे, उसके मोशन पे, वो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब आप सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ोगे कि जैसे किसी पार्टिकल को अगर यहां से इस तरह से फेंका जाए किसी बिल्डिंग से,
किसी बिल्डिंग से कुछ हाइट से अगर हम लोग एक पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं तो अगर ग्रेविटी का इफेक्ट है तो ये इस तरह से मूव करता है ना, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। बट अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को हटा दिया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो यही चीज यहाँ भी बोला गया है कि हम लोग यहाँ ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो पार्टिकल से मॉलिक्यूल से वो जब तक कोलिजन नहीं होता है तब तक अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। मतलब दो लगातार कोलिजन के बीच का जो पाथ होगा किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का या किसी भी मॉलिक्यूल का वो स्ट्रेट होगा, कर्व्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने ग्रेविटी को निगलेक्ट कर रखा है। इसी अजम्पशन में आप फुल स्टॉप के बाद लिखें, इसी अजम्पशन में फुल स्टॉप के बाद लिखें दैट इज between two consecutive collisions the particles move almost freely in straight lines. The particles move almost freely in straight lines. नेक्स्ट assumption लिखें, neglect any interaction between molecules. Neglect any interaction between molecules. Neglect any interaction between molecules. यहाँ पे ध्यान दें, इसमें क्या बोला गया। हालांकि ये पॉइंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले भी जंक्शन में देख चुके हैं। इसमें वही बात बोला गया है कि मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, उसको समझिए ध्यान से। जैसे मान लो कंटेनर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना। अगर हम लोग कोई भी एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन दोनों के बीच जो भी मॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट। मतलब मान के चलेंगे इन दोनों के बीच या किसी भी दो के बीच नो एनी इंटरेक्शन, दोनों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन फोर्स, एक्सेप्ट कोलिजन फोर्स। तो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन को एज्यूम नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। अगर हम लोग इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इससे कह सकते हैं कि जो इंटरनल पोटेंशियल जो ऑफ द गैस सिस्टम होगा वो 0 होगा। वो क्यों, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा जब हम लोग वर्क फॉर एनर्जी पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी है ना पढ़े थे, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मान लो ये अर्थ है और यहाँ कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ये कुछ हाइट h पे रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ रेफरेंस लेवल अगर एज्यूम करते हैं, रेफरेंस लेवल एज्यूम करते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेफरेंस में ये जो सिस्टम है, ये जो पार्टिकल है, इसका हम लोग पोटेंशियल जी क्या लिखते हैं, mgh। और जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे अर्थ और इस पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन होता है, ग्रेविटी फोर्स एक्ट होता है। हकीकत में पोटेंशियल जी वहीं पे डिफाइन होता है जहाँ पे सिस्टम के विदिन कोई इंटरेक्शन होता है। जैसे आप 12th में भी पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ भी ये तभी डिफाइन किया गया, तभी एग्जिस्ट करता है ये एनर्जी जब चार्जेज के बीच कोई इंटरेक्शन है, या और भी जगहों पे आपने जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है वहाँ कोई ना कोई इंटरेक्शन रहा हो, तभी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरेक्शन को निगलेक्ट कर दिए तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच या सिस्टम के विदिन जो पोटेंशियल एनर्जी अपना रहा होगा, क्योंकि विदिन द सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब उसके इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या होगा, 0। एक बात और ध्यान रखें, हम लोग जो यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें गैस को सिस्टम मान के चलते हैं, गैस इज आवर सिस्टम।
जनरली गैस इज आवर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर किसी गैस सिस्टम के लिए, जैसे इस केस में अगर बात करें, इस केस में यहाँ पे कंटेनर क्लोज है, इस केस में अगर बात करें, हम इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस सिस्टम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज दिस, एंड दिस इज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। बट हम लोग क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन नेगलेक्ट किए हैं, तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें अगर इंटरनल एनर्जी पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी गैसेस की वजह से। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा, किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू रैंडम मोशन। इस बात को ध्यान रखना। इंटरनल एनर्जी इज ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इसको ध्यान रखना, इसे नोट कर लें। जितनी भी बातें हैं वो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, है ना, सारी बातों को। नेक्स्ट एजम्पशन में लिखें, हाँ नेक्स्ट एजम्पशन लिखें, और नेक्स्ट एजम्पशन के पहले इस एजम्पशन में लास्ट एजम्पशन आपने लिखा है, एजम्पशन जो आपने लिखा है उसमें एक पॉइंट बना के लिख लें। इस डायग्राम के बाद आप एक पॉइंट बना के लिख लें। इट मीन्स देयर इज नो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स देयर इज नो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सिस्टम, we can say the total internal energy of the gas system is only due to kinetic energy of the gas particles, is only due to kinetic energy of the gas particles. Next and last assumption लिखें, the space occupied by the molecules, the space occupied by the molecules is much smaller than the volume of the gas. The space occupied by the molecules is much smaller than the volume of the gas. इसी में आप लिखें, in other words, इसी assumption में in other words करके लिखें, the size of molecule is much smaller than the size of molecule is much smaller than the average separation between the molecules. The average separation between the molecules. इसमें क्या बोला गया है समझें। इसमें आपको बताया गया है, जैसा ध्यान दें, ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, a large number of gas molecules, बट फिर भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके बीच में कुछ गैपिंग है ना, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच की बात, यहाँ भी कुछ गैपिंग है। एक्चुअली आइडियल गैस के एजम्पशन के लिए ये बोला गया कि आइडियल गैस हम लोग तभी बोलेंगे जब ये जो दो लगातार मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज कंपैरेटिवली लार्ज टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जितना साइज होगा उसके कंपैरिजन में ये सेपरेशन लार्ज होना चाहिए। मतलब आप यहां ये समझ सकते हैं, अगर हम इन सभी मॉलिक्यूल्स को हम कलेक्ट करें, इसे भी हमने रखा, 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 सभी गैस मॉलिक्यूल्स को, है ना, इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को, इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम
एक जगह पे एक्यूमुलेट करें, जमा करें, अभी तो फैला हुआ है, अगर एक जगह पर जमा करते हैं सबको, एक जगह पर ला करके समेटते हैं सबको, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो छोटे से रीजन में आकर के कॉम्पैक्ट हो जाएगा, है ना, छोटे से रीजन में कॉम्पैक्ट हो जाएगा एंड बाकी स्पेस एम्प्टी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये छोटे से रीजन में जो कॉम्पैक्ट होगा, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस वॉल्यूम। तो ये जितना ज्यादा ऐसा बिहेवियर होगा, जितने कम स्पेस, मतलब ये जो कॉम्पैक्ट होने के बाद जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो जितना कम होगा इस पूरे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, कहेंगे कि ये गैस उतना ही आइडियल बिहेवियर की ओर बढ़ रहा है। ऐसा एक बात और यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, वो क्या है, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो n है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो n है एंड पूरे का वॉल्यूम मान लो v है, तो ये n बाई v दिस इज डिफाइंड एज नंबर डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज n बाई v। तो अगर ये नेग्लिजिबल होगा कॉम्पैक्ट स्पेस इन कंपैरिजन टू टोटल स्पेस, तो कह सकते हैं कि डेंसिटी क्या होना चाहिए, नंबर डेंसिटी क्या होना चाहिए आइडियल बिहेवियर के लिए, मोर एंड मोर आइडियल बिहेवियर के लिए n बाई v क्या होना चाहिए, कम से कम। जितना ये कम होगा वो आइडियल बिहेवियर उतना ही ज्यादा रखेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप ये भी देख सकते हो, लास्ट हम लोग कुछ एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ध्यान दें। हम लोग PV इक्वल्स टू nRT जानते हैं, है ना। यहां से हम लोग PV इक्वल्स टू ये जो n है इसे लिख सकते हैं टोटल मास बाई मोलर मास RT, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और ये जो टोटल मास है इसे क्या लिख सकते हैं, टोटल मास को क्या हम लोग टोटल मास को ऐसा लिख सकते हैं, n इंटू स्मॉल m बाई m इंटू RT। दिस n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान होगा, एंड दिस स्मॉल m इज मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल और सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं n बाई v, v को यहां ले आ रहे हैं, तो n बाई v इक्वल्स टू क्या मिलेगा, pm बाई स्मॉल mRT, ऐसा मिलेगा। दिस इज नंबर डेंसिटी, है ना। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें कि आइडियल बिहेवियर के लिए कोई भी गैस मोर एंड मोर आइडियल बिहेवियर रखे, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि दिस नंबर डेंसिटी शुड बी लो। ये अगर LHS लो होगा तो RHS भी लो होना चाहिए, है ना। मतलब ये इसका वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा, तो ये लो कब होगा, जब ये लो होगा, और ये लो कब होगा। तो किसी भी गैस के लिए अगर बात करें तो उसका जो मोलर मास होगा वो कांस्टेंट होगा। किसी भी गैस के लिए अगर मास ऑफ सिंगल पार्टिकल की बात करें वो भी कांस्टेंट होगा। R ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ही, तो बचा कौन, यहां से कह सकते हैं m बाई mR, ये तो कांस्टेंट है, एंड इनटू P बाई T। तो हमें मोर एंड मोर आइडियल बिहेवियर के लिए क्या बोल रहा हूं कि नंबर डेंसिटी शुड बी लो एंड हेंस वी कैन से दैट दिस रेशियो शुड बी लो, एंड फॉर दिस प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। अगर हमें इसे लो करना है तो न्यूमरेटर को कम से कम रखना होगा एंड टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। तो आपको ध्यान होगा, कभी शायद स्टेटमेंट सुने होंगे फॉर अ गैस टू बी आइडियल, है ना, या फिर ऐसा सुने होगा स्टेटमेंट आपने कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अ गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। तो यहां से आप नोट बना के लिख सकते हो, फॉर आइडियल गैस बिहेवियर n by v number density should be low and hence we can say that pressure should be low and temperature should be high। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बन गया कि at low pressure and high temperature gas behaves as ideal gas। तो यही सब स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। आज के लिए इतना ही, फर्स्ट लेक्चर में ही
काफी हो गया है ना। तो ये जितना भी हमने पढ़ाया पूरे वीडियो लेक्चर को आप देखें, जहां पे भी नहीं समझ में आया हो आप उसको रिपीट कर सकते हो एंड डॉट भी पूछ सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे जितना ही पढ़ा गया है वो बेसिक है, इन्हीं सभी बातों को लेकर आगे का सारा पढ़ाई आगे बढ़ेगा, है ना। तो एंड जो भी हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका यूज हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। और ध्यान रखें कि जो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे सवाल आते ही हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, है ना, इससे सवाल आना ही आना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और भी। आज तो अजम्पशन में कुछ लिखना ज़्यादा था, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखें, जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा और भी इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।